फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। और देखिए दूसरा पार्ट आ गया है वीडियो का, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, कंपलसरी पेपर है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। उसकी एक कल वीडियो आई थी जिसमें 2 चैप्टरों के बारे में हमने डिस्कस किया था, और अब अगले 2 चैप्टर अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें एंड तक और देखते हैं मेन क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, उनके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 3rd चैप्टर आज, शिक्षा के प्रकार। देखिए पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा है, उसमें भी शिक्षा के बारे में ही पूछा गया है, और जो आपका ये सब्जेक्ट है इसमें शिक्षा से रिलेटेड ही आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षा का क्या महत्व है आपके जीवन में। तो इसमें हम बात करेंगे कि शिक्षा के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के प्रकार होते हैं, देखिए औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। तो पहला ही क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, शिक्षा के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए तथा उसके आधुनिक रूप की विवेचना कीजिए। शिक्षा के प्रमुख रूप कौन से हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के विभिन्न रूपों अथवा विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए तथा नियमित औपचारिक और अनियमित अनौपचारिक शिक्षा का विवेचन कीजिए। तो इसका देखिए अर्थ लिखा हुआ है सीधा सीधा कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और बालक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सीखता रहता है। इस संबंध में अमेरिका में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य हर व्यक्ति में ज्ञान, रुचि, आदर्श, आदत एवं शक्तियों का विकास करना, और जिससे वह उचित स्थान बना सके और उसका उपयोग वह स्वयं और समाज के आदर्श उद्देश्यों के लिए कर सके। तो इस प्रकार जेम्स ने भी कहा है कि देखिए शिक्षा उन कार्यों, आदतों का संगठन है जो किसी व्यक्ति को उसके भौतिक तथा सामाजिक वातावरण में स्थान दिलाते हैं। और देखिए इसमें यही सब कहा गया है कि शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, आपके अंदर, व्यक्ति के अंदर एक ज्ञान पैदा करना, रुचि पैदा करना, आदर्श पैदा करना और उनकी आदतों को सुधारना और उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना और उनके बोलचाल का तरीका चेंज करना। तो देखिए शिक्षा से आप देखिए अपने आप को ही ले लीजिए कि जब आप छोटे बच्चे थे तो आप कैसे थे, और आप जब जैसे जैसे आप क्लास आपकी बढ़ती रही, पढ़ाई आपकी बढ़ती रही, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आ गया है। अब आप टीचिंग की जो लाइन में अब आप आ रहे हो, तो अब आपके अंदर जो आपने कभी पहले ग्रेजुएशन किया होगा तब में और अब में, इन्हीं 1 साल के अंदर आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ गया होगा। तो ये सब किस कारण होता है, ये सब देखिए आपकी शिक्षा के कारण होता है, आपके माहौल के कारण होता है। आपको स्कूल में ऐसा माहौल दिया जा रहा है, कॉलेज में ऐसा माहौल दिया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हर व्यक्ति को पता है कि हाँ भाई ये बच्चा टीचिंग सेक्टर में आगे बढ़ना चाहता है या टीचर ये बनना चाहता है, टीचिंग लाइन में अब आप आगे आ गए हो, इंटर्नशिप आप करके आए हो, तो दूसरे का व्यक्तित्व, दूसरे का नज़रिया जो है आपको देखने का वो अलग हो जाता है। वो आपसे बात जो करेगा वो उसी तरीके से करेगा जैसे कि आप अपने टीचर से करते हो। तो ये सब आपको इसमें इन चीज़ों का फ़ायदा लगता है। अब देखिए अगला है इसमें औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा अथवा नियमित तथा अनियमित शिक्षा, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन। शिक्षा के इस स्वरूप, नियमित फॉर्मल शिक्षा में विद्यालय की शिक्षा पर ही विचार किया जाता है। इसे औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। नियमित शिक्षा के अंतर्गत पूर्व योजना अनुसार कार्य होते हैं। बालक को निश्चित स्थान, निश्चित समय पर निश्चित विषय की शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा न होकर निर्देश है। अनियमित इनफॉर्मल शिक्षा का आरंभ गर्भकाल से ही हो जाता है। उदर स्थित बालक के पूर्ण विकास से लेकर समाज में उचित स्थान प्राप्त करने तक यह क्रम चलता रहता है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है। जो आप अभी सुबह आप उठे, आप उठ करके आप फ्रेश वगैरह होते हो, तैयार होते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, कॉलेज जाते हो, वहाँ पे आपका एक टाइम टेबल है कि इस समय से इस समय तक आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है। फिर आप जैसे जैसे आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद आप शाम को फिर घर आ जाते हो। तो ये आपकी देखिए फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें कि आपको
पहले से ही सारी चीज़ें ये आपको पता है कि हमारे साथ आज हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हमें ये करना है, हमें ऐसे पढ़ना है, हमें वैसे पढ़ना है। तो आपको एक टाइम टेबल बनाया हुआ है आपका, या आपने खुद का अपना एक टाइम टेबल बनाया हुआ है कि इस समय पे मुझे ये कार्य करना है। टीचर आपको जो पढ़ाते हैं वो आपको बता देते हैं पहले कि आज आपको, या आपको जैसे टीचर के बारे में पता होता है कि ये टीचर हमें इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आ जाती हैं। जैसे कि इसमें भी लिखा है, देखिए, आपको इसमें बालक को निश्चित स्थान, निश्चित समय पर निश्चित विषय की शिक्षा दी जाती है। तो आपको पता है आपका निश्चित एक स्थान है कि हमें विद्यालय जाना है, और निश्चित आपका समय कि इस समय पर हमें ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ये आपका फॉर्मल एजुकेशन हो गया। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, देखिए, जैसे इसमें कहा गया है कि वो गर्भकाल से शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, सीखना। तो सीखना, देखिए क्या होता है कि देखिए इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि कोई आपको बैठा करके या किसी जगह पे आपको उस विषय के बारे में या उस चीज़ के बारे में नहीं बताता है। आप जैसे आपकी सोसाइटी में चल रहा है, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बताया नहीं जाता है, आप उन्हें देख करके या उन सिचुएशन में आप जब आते हो तो आप उसको खुद सीख जाते हो। तो वही सब इस इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आता है। तो आप डेली की जो चीज़ें सीखते रहते हो, छोटी मोटी चीज़ें, जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा, आपको उसकी वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, आपने उस चीज़ को सीखा, फिर आप आगे और कोई काम करते हो, आपने कुछ वहाँ से सीखा। तो छोटी छोटी चीज़ें जो आप डेली मर्रा से सीखते हो, उसका आपको पता तो नहीं रहता कि आज मैं यहाँ पे भाई हम इस आदमी से आज ये चीज़ सीख लेंगे, उसका आपको पता नहीं है। तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आता है, जो आप अपने समाज से सीखते हो। तो वो सब इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आता है। तो देखिए ये डिफरेंस बिटवीन है नियमित और अनियमित। तो देखिए पहला क्या है, देखिए ये जो फॉर्मल होता है ये नियंत्रित वातावरण में होता है। दूसरा अनियंत्रित स्वाभाविक वातावरण में होता है। पूर्व नियोजन होता है, ये अनियोजित होता है। कृत्रिम होता है, ये स्वाभाविक होता है। योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षक होता है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति तथा परिस्थिति शिक्षक होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप का इसमें कोई शिक्षक नहीं होता, आप किसी से भी कहीं भी सीख सकते हो। इसमें एक स्थान होता है विद्यालय, इसमें कोई स्थान नहीं होता, इसमें आप अपनी सोसाइटी से सीखते हो। पाठ्यक्रम, शिक्षण, विधि आदि, इसमें पाठ्यक्रम विहीन होता है, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता। निश्चित समय में समाप्त होता है, इसमें कोई निश्चित समय नहीं होता, जीवन पर्यंत चलने वाली ये प्रक्रिया है। इसमें डिग्री डिप्लोमा आपको मिलता है, जो जैसे कि आप कोर्स करते हो, पर इसमें कोई आपको डिग्री नहीं मिलती। ये स्कूल, संग्रहालय और पुस्तकालय में होता है। यह समाज, समुदाय, धर्म, राज्य आदि में होता है। इसी के आगे के क्रम में देखिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एजुकेशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एजुकेशन के अंदर क्या आता है आपका, आप कॉलेज जा रहे हो, आप पढ़ रहे हो वहाँ पे बैठ करके, तो वो क्या हो गया, आप टीचर्स के सामने बैठ करके पढ़ रहे हो, तो वो आपकी डायरेक्ट एजुकेशन हो गई। डायरेक्ट टू डायरेक्ट वो आपको बता रहे हैं। और इनडायरेक्ट एजुकेशन क्या होती है, जो आपकी इनडायरेक्ट एजुकेशन होती है, इनडायरेक्ट एजुकेशन में आपको ऐसे बताया नहीं जाता है कि हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, उसमें सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप उन चीज़ों को खुद से सीखना शुरू कर देते हो, तो वो आपका इनडायरेक्ट एजुकेशन के अंदर आ जाता है। और थर्ड है, देखिए व्यक्तिक एवं सामूहिक शिक्षा, जिसमें कि व्यक्तिक शिक्षा से तात्पर्य एक बालक की शिक्षा से है। प्राचीन काल में राज दरबारों में राजा लोग अपने पुत्रों की शिक्षा व्यक्तिगत रूप से करते थे। आज भी ट्यूशन परंपरा इसी का प्रतीक है। तो ये एक व्यक्तिक शिक्षा है, जैसे कि आप ट्यूशन पढ़ते थे, व्यक्तिक शिक्षा होगी। शिक्षा एक बालक को शिक्षा देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि उसकी रुचियाँ, आदतें, प्रकृति एवं योगदान का पूरा पूरा विकास हो। सामूहिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा प्रणाली से है। इसके अंतर्गत एक आयु समूह, योग्यता एवं रुचि वाले बालकों को समान रूप से समान विषयों एवं व्यवहारों में शिक्षण दिया जाता है। व्यक्तित्व यह है कि इस प्रकार की व्यक्तिक एवं सामूहिक शिक्षा औपचारिक फॉर्मल शिक्षा अनियमित का दूसरा रूप है। शायद इसीलिए प्रोफेसर J.S. मैकरेन ने संकुचित शिक्षा को मानव शक्तियों के विकास हेतु चेतनायुक्त प्रयास बताया है। तो देखिए इसको भी अगर आप देखना चाहो तो ये भी फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन जैसा ही है। फोर्थ है सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा। तो इसके अंदर देखिए कुछ पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। इसमें शिक्षा मानव विकास का माध्यम है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा छात्र के शरीर एवं आत्मा में उन सब सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है, इसके लिए वह है शिक्षा व्यक्ति का विकास करती है। शिक्षा व्यवहारों को
प्रशिक्षण देती है, आपको पता ही है। शिक्षा जीवन को मार्ग निर्देशित करती है। शिक्षा बालक की अभिवृद्धि करती है। तो देखिए तो हमने अभी देखिए जो ये पॉइंट्स देखे हैं, ये कुछ इतना ज़्यादा डिटेल में वैसे आपसे एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा। इसको आप अपने मन से भी लिख सकते हो। आप शिक्षा का अर्थ समझा सकते हो और उसके बाद में उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या कार्य हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन क्या हो गया, और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एजुकेशन जो मैंने आपको बताया वो क्या हो गया। सबका मिला जुला मतलब है, एक ही मतलब है। उनको आप एक एक दो लाइन में लिख सकते हो। अब ये देखिए डिफरेंस बिटवीन था ये औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसके बारे में अभी आपने पीछे देखा ही था। इसका देखिए एक दो पॉइंट देखते हैं हम। क्षेत्र कैसा होता है, इसका क्षेत्र संकीर्ण होता है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है। संकीर्ण क्षेत्र क्यों होता है, देखिए कि कॉलेज में जा रहे हो आप, ठीक है, एक छोटे से कमरे में बैठ के आपको टीचर पढ़ा रहा है, और दूसरा वो जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है वो आप समाज से सीख रहे हो, तो वो आप कहीं भी कभी भी सीख सकते हो। आप अपने घर में हो, घर में सीख रहे हो, बाहर गए मार्केट गए वहाँ सीख रहे हो। तो इसका कोई छोटा क्षेत्र नहीं होता, बड़ा क्षेत्र होता है। योजना, इसकी योजना पहले से बनाई जाती है, इसकी योजना पहले से नहीं बनाई जाती। ये आप कहीं भी आपको कभी भी इसमें नॉलेज मिल जाती है। अभिकरण, इस प्रकार की शिक्षा के अभिकरण बहुत सीमित हैं और इस प्रकार शिक्षा के अनेक अभिकरण हैं। उद्देश्य, देखिए उद्देश्य आप इसके लिख सकते हो। शिक्षण विधियाँ इसकी लिख सकते हो। पाठ्यक्रम आप लिख सकते हो। अवधि, शिक्षक, समय, स्थान, प्रमाण पत्र। इसमें सिर्फ आप ये सोच के चलिए कि आप अपने एक कॉलेज से आप अपने कॉलेज से क्या सीखते हो और आप अपने एक समाज से क्या सीखते हो। उसके ऊपर आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं और उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है अगर पूछा जाता है तो। आगे इसमें देखते हैं, देखिए सुदूर शिक्षा अथवा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसमें देखिए इसके अंदर क्या है, शिक्षक छात्र विभेदन। सुदूर शिक्षा में प्रायः सभी सामग्रियाँ पूर्व संचालित होती हैं। इस सामग्री में संपूर्ण निर्देश होता है। इन निर्देशों के अनुसार छात्र अपनी तैयारी करता है तथा औपचारिक शिक्षा की गुरु शिष्य की सामने सामने वाली अवधारणा इसमें नहीं होती है। दूसरा है कार्यक्रम विभेद। सुदूर शिक्षा में शिक्षण अधिगम की सामग्री की संरचना तथा तैयार इस ढंग से करनी पड़ती है जिसमें औपचारिक शिक्षा की कार्य प्रणाली तथा कार्यक्रम का भेद स्पष्ट हो जाए। निजी अध्ययन, अव्ययम, अपने को सिखाओ आदि कार्यक्रम इस विभेद के उदाहरण हैं। तीसरा पॉइंट है शैक्षिक प्रौद्योगिकी। चौथा है दो तरफी संवाद व्यवस्था, व्यक्तिगत अध्ययन, औद्योगिकृत विशेषता। तो आप इसको ध्यान से देख करके पढ़ सकते हैं। सभी चीज़ का एक ही इसमें मतलब है कि डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम को अगर आप अलग से लिखें तो देखिए डिस्टेंस एजुकेशन में आपको अलग से बताऊं तो अभी आप जैसे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो मेरी, ये डिस्टेंस एजुकेशन के अंतर्गत आती है। मैं आपके सामने नहीं बैठा हुआ हूँ, पर मैंने आपको मैटर पहले बता चुका हूँ मैं आपको कि मैं आपको DLED सेकेंड सेमेस्टर के 3rd चैप्टर की हम आज बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं आज, तो आपको सारी सामग्री पता है। मैं आपको स्क्रीन पे आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सामग्री आपके पास है, पर क्या है डिस्टेंस है हमारे बीच काफ़ी। मैं आपको सामने बैठा के नहीं पढ़ा रहा हूँ, हमारे बीच एक मीडियम आ चुका है फ़ोन। ये डिस्टेंस एजुकेशन होती है। टीवी पे आप कुछ देख के सीख रहे हो, डिस्टेंस एजुकेशन। रेडियो पे सुन रहे हो, डिस्टेंस एजुकेशन। फ़ोन पे देख रहे हो, डिस्टेंस एजुकेशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आजकल आप जूम ऐप के द्वारा जो पढ़ते हो, या बहुत सारे ऐप हैं ऐसे जिनमें आप मीटिंग करते हो, पढ़ते हो, वो डिस्टेंस एजुकेशन है। ये यूट्यूब पे देख रहे हो, ये डिस्टेंस एजुकेशन है। तो इसके पॉइंट्स आप अपने मन से भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि बुक की लैंग्वेज आप इसमें इस्तेमाल करो। अब इसके बाद देखिए, अब हम देखेंगे लाभ। तो देखिए आप लाभ तो अपने मन से लिख सकते हो, क्या लाभ होते हैं, लाभ आप अपने मन से लिख सकते हो। अब इसमें देखिए कुछ जो मेन जो हमारे DLED में क्वेश्चन जो बनते हैं, देखिए वो ये बनते हैं, इनको आप ध्यान से देखेंगे। प्रत्यक्ष शिक्षा किसे कहते हैं, विद्यार्थी तथा शिक्षक एक दूसरे के सामने बैठकर एवं पूर्ण निश्चित योजना तथा पूर्व निश्चित उद्देश्य के नियमित अनुसार शिक्षा का आदान प्रदान करते हैं, इसे प्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। नियमित तथा अनियमित शिक्षा के मुख्य अंतर बताइए। नियमित शिक्षा पूर्व नियोजित होती है तथा अनियमित शिक्षा
अनियोजित होती है। सुदूर अथवा दूरगामी शिक्षा की एक परिभाषा लिखी जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। पीटरसन के अनुसार सुदूर शिक्षा एक शिक्षण प्रणाली है जिसकी सहायता से ज्ञान, कौशल और व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। इस शिक्षण प्रणाली को उच्च कोटि की शिक्षण सामग्री, तकनीक, संचार साधनों द्वारा पहुंचाई जाती है। तो देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी भी आज होने वाली है, तो वीडियो में आप प्लीज़ एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सुदूर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी शिक्षक नागरिकों को उनके वातावरण, व्यवसाय के बिना किसी हस्तक्षेप में पत्राचार द्वारा शिक्षक की सुविधा प्रदान करना। सुदूर शिक्षा प्रणाली की विशेषता लिखिए। सुदूर शिक्षा में प्रायः सभी सामग्री पूर्व संचालित होती हैं तथा इस सामग्री में संपूर्ण निर्देशन होता है। अब देखिए बहुविकल्पी में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक नियमित शिक्षक के अंतर्गत आता है? तो इनमें से कौन सा आता है? पाठ्यक्रम, जो कि नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो धर्म शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर शिक्षा का दूसरा नाम है? तो नाम है पत्राचार, गृह अध्ययन, स्वतंत्रता अध्ययन। गृह अध्ययन मतलब होमवर्क दे दिया, घर पे काम करो, टीचर सामने नहीं है। पत्राचार, पत्र के माध्यम से टीचर वहाँ पे नहीं है। स्वतंत्र अध्ययन खुद कर रहे हो, टीचर वहाँ पे नहीं है। सुदूर शिक्षा नियमित निम्न में से किसके लिए आवश्यक है? तो ये है राष्ट्र की प्रगति के लिए भी ज्ञान को अध्ययन करता है, पत्राचार पाठ्यक्रम के अनुसार के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी सुदूर शिक्षा प्रणाली की विशेषता है? तो ये विशेषता है शिक्षक छात्र विभेदन, व्यक्तिगत अध्ययन, कार्यक्रम विभेदन। तो देखिए ये था हमारा 3rd चैप्टर। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि आप इसमें समझ चुके होंगे। तो वीडियो भी देखिए काफ़ी ज़्यादा लंबी आज की होने वाली है। 4th चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें और कमेंट अपने करते रहें, मोटिवेट करते रहें हमें भी। अब आगे बढ़ते हैं। 4th चैप्टर है देखिए प्राचीन कालीन शिक्षा। प्राचीन कालीन शिक्षा के बारे में देखिए, ये आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हो, फर्स्ट सेमेस्टर में आप इसके बारे में पढ़ चुके हो, तो इसको ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ के मैं आपको मेन पॉइंट इसमें बताऊंगा। आप अपने मन से इसमें लिख सकते हो और आप लिख भी सकते हो क्योंकि इतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो वैदिक काल में भारतीय शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारतीय शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा में प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहा गया है देखिए, प्राचीन भारतीय समस्याओं में वैदिक सभ्यता को सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सभ्यता के निर्माण आर्य थे। ठीक है, पॉइंट देखिए, इस सभ्यता का निर्माण आर्य थे। आर्यों के द्वारा जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया है उसके संबंध में वेदों से पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय शिक्षा मूल रूप में आध्यात्मिक तत्वों पर ही आधारित है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक ऐसे पक्ष हैं जो इस शिक्षा प्रणाली को अद्वितीय बनाने में सहायक हुए हैं। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार वैदिक युग से लेकर अब तक शिक्षा का प्रकाश के स्रोत से अभिप्राय रहा है और यह जीवन के विविध क्षेत्रों से हमारा मार्ग आलोकित करता है। तो देखिए पुराने समय पे शिक्षा कैसी होती थी, देखिए उसमें क्या होता था, उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार इसमें होता था। ये क्या होता है? वैदिक शिक्षा की सर्वप्रथम विशेषता थी उपनयन संस्कार। यह वैदिक शिक्षा को सर्वप्रथम महत्वपूर्ण संस्कार था। वैदिक काल में बालक के विद्यायन का औपचारिक प्रारंभ इस संस्कार से द्वारा होता था। उपनयन का शाब्दिक है अर्थ है पास ले आना, अतः बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना उपनयन संस्कार कहलाता था। इतना ही आपके लिए इसमें बहुत है कि बच्चा गुरुकुल जा रहा है पढ़ने, तो उपनयन संस्कार हो गया। विधारंभ संस्कार, इसके अंतर्गत क्या होता था? गुरुकुल में प्रवेश प्राप्त करता था बच्चा। प्रवेश के उपरांत जिस दिन बालक की शिक्षा का आरंभ होता था उस दिन उसका विधारंभ संस्कार किया जाता था। वैदिक शास्त्रों में इस संस्कार के लिए अक्षर स्वीकरण्य शब्द प्रयोग किया गया है। तो देखिए जब वो गुरुकुल में एंटर होकर और अपनी शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर लेता था तो उसको विधारंभ संस्कार कहते थे। तीसरा था समावर्तन संस्कार। शिक्षा पूर्ण कर लेने के उपरांत बालक का समावर्तन संस्कार किया जाता था। इस पॉइंट से सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि उसकी शिक्षा पूर्ण हो गई। 3rd पॉइंट है समावर्तन संस्कार। 4th पॉइंट है गुरुकुल पद्धति। इस प्रकार वर्तमान युग में छात्र विद्यालयों में से छात्रावास में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। इसी प्रकार गुरुकुल में रहकर ही छात्र अध्ययन किया करते थे। गुरुकुल ग्राम एवं नगर के कोलाहलपूर्ण वातावरण से दूर शांत वातावरण में होता था।
तो देखिए यही कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। देखिए आगे है व्यावसायिक शिक्षा। छात्रों को भिन्न भिन्न प्रकार के कौशल में दक्ष बनाया जाता था उनको, जैसे आपको तीर चलाना, तलवार चलाना, और हर काम उनको घर का जो काम होता था वो तक सिखाया जाता था उसके अंदर। कक्षा नाटकीय विधि समझ चुके होंगे आप। विद्यार्थी के जीवन संबंधित नियमों की कठोरता, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। देखिए दिनचर्या, आदतें, वेशभूषा, आचार एवं व्यवहार, गुरु शिष्य संबंध, छात्र के कर्तव्य, गुरु के कर्तव्य। आप अपने आप को लेकर के चलिए कि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विद्यालय के अंदर, तो आप अपने अंदर, और आप टीचर बनने जा रहे हैं तो अब आप अपने अंदर क्या क्या परिवर्तन लाए हैं, शुरू से अब तक क्या क्या परिवर्तन आपके अंदर आया है, क्या क्या आप आदर्शों का पालन करते हैं, तो वही सब इसके अंदर भी है। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, व्यवहारिक का समावेश, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का स्वरूप, पाठ्यक्रम, ब्रह्मचर्य, तो ये सब इसके अंदर है। कुछ पॉइंट्स है देखिए, परीक्षा प्रणाली, नारी शिक्षा, दंड व्यवस्था, तो ये सब इसके अंदर आता है। अब इसमें देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है वैदिक कालीन शिक्षा, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें क्या देखिए, संस्कारों का विकास करना आपके अंदर, इसमें जो मेन जो होता था वो था संस्कारों का विकास करना। इस शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों में अच्छे संस्कारों का विकास करना होता था। उसके अंदर प्रेम की भावना, दया की भावना, क्रोध उसके अंदर ना आए, और ऐसी देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें दिया हुआ है। इसमें सदाचार, परामर्श, जनहित भावना, परोपकार, सामाजिक भावना, गुरु व बड़ों का आदर, कर्तव्य पालन, सत्य, व्रत, धर्म के प्रति निष्ठा, तो ये सब पॉइंट्स इसमें हैं। ज्ञान एवं अनुभव का समन्वय। तीसरा पॉइंट है आत्मा की पवित्रता का विकास करना, चित्तावृत्तियों का निरोध, चरित्र का निर्माण करना, अपना भारतीय संस्कृति का संस्करण तथा प्रसार करना, स्वास्थ्य संरक्षण एवं वृद्धि, सामाजिक कुशलता की उन्नति, व्यवसायिक कुशलता का विकास, ईश्वर की भक्ति एवं धार्मिक समावेश, सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या आया। देखिए आप अपने घर बड़ों का आदर करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप अपनी पढ़ाई करते हैं, समाज के प्रति आपकी दया की भावना है, आप सबके जो कर्तव्य हैं उसका पालन करते हैं, जो सब कहते हैं आप उसको मानते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें उसके अंदर आप लिख सकते हो, अपने मन से आप लिख सकते हो उसके अंदर। दूसरा है देखिए बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थी। देखिए शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। इसके अंतर्गत संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। प्रोफेसर पी.डी. पाठक के अनुसार शिक्षा माध्यम सामान्य रूप से पाली भाषा थी, परंतु वैदिक साहित्य की शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। इसके अतिरिक्त देश की अन्य प्रचलित भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता था। छात्र योग्यता, बौद्ध काल में चंडालों को छोड़कर सभी जातियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। विकलांग, रोगी, अस्वस्थ, दंडनीय एवं असीमित लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। विद्यारंभ 8 वर्ष की आयु में होता था, 12 वर्ष तक भ्रमण की स्थिति में रहता था, 20 वर्ष की आयु के पश्चात वह भिक्षुक बन जाता था। शिक्षण पद्धति, इस काल में शिक्षण की पद्धति मुख्यतः मौखिक थी, रटने पर बल दिया जाता था। वाद विवाद, तर्क विश्लेषण, व्याख्या और स्पष्टीकरण विधियों का प्रयोग किया जाता था। गुरु शिष्य संबंध, गुरु और शिष्य के मध्य मधुर तथा प्रगाढ़ संबंध थे। छात्र अपने गुरु की सेवा करते थे और गुरु के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा का भाव रखते थे। पपज्य संस्कार, 8 वर्ष की आयु होने पर पपज्य संस्कार के माध्यम विद्यार्थी अपने केश मुड़ाकर पीले वस्त्र धारण कर लेता था। विनय पिटक के ये अनुसार होता था। आपने 3 पिटक पढ़े होंगे, उनके अनुसार ये विनय पिटक के अनुसार ये होता था बौद्धकालीन शिक्षा में। अब इसमें देखिए 10 उपदेश दिए जाते थे जो कि निम्नलिखित हैं। चोरी ना करना, जीवन हत्या ना करना, असत्य ना बोलना, मादक वस्तुओं का सेवन ना करना, ऊंचे बिस्तर पर ना सोना, वर्जित समय में भोजन ना करना, अशुद्धता से दूर रहना, नृत्य संगीत आदि से दूर रहना, सोने चांदी का दान न देना, श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग न करना। देखिए बौद्धकालीन शिक्षा का एक अपना अलग ही महत्व है, जिसके बारे में आप ये अभी पढ़ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। इसमें कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप अपने मन से भी इसमें लिख सकते हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बेसिक हैं। देखिए हर शिक्षा का एक ही महत्व था, वो आपको लिखना है।
उपसंपदा संस्कार पीछे आपने पढ़ा था, ये क्या होता है। व्यावसायिक शिक्षा, ये बौद्ध काल में व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी, जैसे औषधि विज्ञान, कताई बुनाई, भविष्य कथन आदि। शिक्षा पद्धति, बौद्ध काल में शिक्षा मठों विहारों में दी जाती थी। आपको पता ही था, गुरुकुल बना दिए जाते थे, मठ बना दिए जाते थे। भिक्षाटन, स्नान, वस्त्र धारण, अनुशासन, देखिए कुछ चीज़ें जो वहाँ पे सिखाई जाती थी, डिसिप्लिन जिसको आप कह सकते हो, वो सब हर शिक्षा का मेन फोकस जो होता है वो इसी चीज़ पे होता है। आधुनिक भारतीय शिक्षा को देन, कंट्रीब्यूट, मॉडर्न इंडिया एजुकेशन। तो देखिए कुछ पॉइंट्स है इसके। सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का आयोजन, खेलकूद और शारीरिक व्यायाम का आयोजन, व्यावसायिक और लाभप्रद विषय शिक्षण का आयोजन, बौद्ध शिक्षण और सामूहिक शिक्षा प्रणाली का आयोजन। तो इसी क्रम में जो जो डेली दिनचर्या आपका शिक्षा से संबंधित है वो इसमें कहा गया है। आप वीडियो पॉज करके इसको और डिटेल में पढ़ सकते हो। और ये अब इसमें हम देखेंगे, देखिए प्राचीन शिक्षा मूलतः रूप से किस पर आधारित थी। तो देखिए प्राचीन शिक्षा मूल रूप से आध्यात्मिक तत्वों पर आधारित थी। अगला है उपनयन संस्कार का अर्थ लिखिए। तो उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरु के निकट ले जाना। बौद्धकालीन में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे, बहुत ही अच्छे संबंध उनके थे। वैदकालीन गुरु शिक्षा संबंध अत्यंत घनिष्ठ तथा मधुर थे। शिष्य गुरु के प्रति श्रद्धा व सेवा का भाव रखता था। अगला देखते हैं, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में किस शिक्षण विधि को अपनाया जाता था। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में मौखिक विधि को अपनाया जाता था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। उपनयन संस्कार कब किया जाता था। शिक्षा पूर्ण होने के बालक की शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। शिक्षा प्रारंभ होने से पूर्व उपनयन संस्कार को क्या माना जाता था। उपनयन संस्कार को दूसरा जन्म अथवा आध्यात्मिक जन्म कहा जाता था। उपनयन संस्कार किन वर्णों में बालकों के लिए आवश्यक था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। समापवर्तन का क्या कार्य था। शिक्षा पूर्ण कर लेने से उपरांत बालकों को समावर्तन संस्कार किया जाता था। तदुपरांत ही वे पुनः अपने घर जाते थे। समापवर्तन संस्कार कब किया जाता था। शिक्षा पूर्ण कर लेने के उपरांत बालकों का समापवर्तन संस्कार किया जाता था। 3 संस्कार आपने पढ़े, आप उनको एक बार वीडियो को पीछे दोबारा जा करके देख सकते हो। समापवर्तन संस्कार किस आयु में किया जाता था। 25 वर्ष की आयु में। प्राचीन काल में किस वर्ष में व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी। कृषि, वाणिज्य, औषधि शास्त्र जैसे कि सभी चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाता था। अगला है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत किन व्यक्तियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। कोढ़, तदैतिक तथा नपुंसकता के शिकार व्यक्तियों को, चंडालों को, और अभी पीछे आपने पढ़ा था जो थोड़े अपाइज होते हैं उनको। प्रवज्य संस्कार का अर्थ लिखिए। बालक द्वारा शिक्षा प्रारंभ करने पर किए जाने वाले संस्कार को प्रवज्य पवज्य संस्कार कहते हैं। ये एक ही चीज़ के इन्होंने कई कई नाम दिए हुए हैं, तो इसमें कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। बौद्धकालीन शिक्षा के 4 प्रमुख संस्थानों केंद्र के नाम बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय। अब देखते हैं, देखिए वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी, किसके द्वारा की जाती थी। ये की जाती थी आपके गुरुओं के द्वारा। वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होती थी। तो ये आपकी गुरुकुलों में होती थी। बी इसका सही आंसर है। वैदिक कालीन शिक्षा के सर्वप्रथम महत्वपूर्ण संस्कार था। तो देखिए इसका जो महत्वपूर्ण संस्कार था बी, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार किया जाता था, कब किया जाता था। सभी जाति के बालकों का किया जाता था, और जब आप शिक्षा प्रारंभ करते थे तब किया जाता था। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था। गुरुकुल प्रणाली से। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में किस शिक्षण विधि को अपनाया जाता था। तो इसमें अपनाया जाता था आपका ऑप्शन बी, मौखिक विधि को। प्राचीनकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी। तो इसमें देखिए स्त्री शिक्षा को समुचित महत्व दिया जाता था। जो इसका सही आंसर है वो है बी। 8th क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में बालक के द्वारा शिक्षा प्रारंभ किए जाने पर कौन सा संस्कार किया जाता था। तो इसका सही आंसर है प्रवज्य संस्कार। 9 है, वैदिक काल में शिक्षा कितने स्तरों में विभाजित थी। तो ये 2 स्तरों में
विभाजित थी। इसका सही आंसर है ए। 10th क्वेश्चन है बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र थे नालंदा एवं तक्षशिला। समावर्ती संस्कार किस आयु में किया जाता था? तो ये किया जाता था आपका, देखिए 11th का सही आंसर है 25 वर्ष की आयु में, जब उसकी शिक्षा कंप्लीट मतलब पूर्ण हो जाती थी। समावर्तन संस्कार किया जाता था, ये किया जाता था शिक्षा पूर्ण कर लेने पर। तो देखिए ये थे हमारे 2 चैप्टर आज के, 3rd और 4th चैप्टर। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो आप एक बार प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, समझ कुछ आया है या नहीं आया है। PDF चाहिए होगी तो आप कमेंट कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। आप कमेंट करना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।